स्वागत है आपका इस लेक्चर में। तो ये रेशो और प्रोपोर्शन का दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैंने जो रेशो एंड प्रोपोर्शन का पहला लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, पर उसमें ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था। तो इस लेक्चर में ये मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। तो ए बी से 60% मोर है, तो 60% एक्चुअल में 3/5 होता है। 60% 3/5 फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा बी 5 यूनिट है, बी 5 यूनिट है, तो ए हमारा उससे 3 यूनिट ज्यादा होगा। तो मतलब कि ए की वैल्यू होगी 8 यूनिट। ठीक है। इसी तरह बी 25% लेस है सी से, तो 25% इक्विवेलेंट होता है 1/4 के। तो बी 4 सी से 1 यूनिट कम होगा, लेस देन है तो कम होगा, तो मतलब कि बी की वैल्यू 3 यूनिट होगी। तो अब हम ये दोनों रेशोस को लिख सकते हैं। तो ए रेशो बी रेशो सी। तो ए और बी में रेशो है 8:5 की, और बी और सी में रेशो है 3:4 की। तो अब हमने ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा। और अब मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 8 × 3 24, और 5 × 3 15, और 5 × 4 20। ठीक है जी। तो ये रेशो है ए और सी के बीच में, ए बी सी के बीच में। अब हमें व्हाट परसेंट इज ए मोर देन सी, मतलब कि हमें ए और सी का कंपैरिजन करना है। तो ध्यान से देखिए कि सी अगर 20 यूनिट है, सी 20 यूनिट है, तो ए उससे 4 यूनिट ज्यादा है, 4 यूनिट ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज वेट ए इज more than C. Wait. A is more than C by 4/20। अगर C 20 यूनिट है तो A उससे 4 यूनिट ज्यादा है। तो इसका मतलब A इज मोर देन C बाय 4/20। अब 4/20 होता है 1/5, और ये इक्वलेंट होता है 20% के। तो मतलब कि हमारा आंसर आएगा कि A C से 20% से ज्यादा है। A इज मोर देन C बाय 20%। अब two numbers are in the ratio 4:9. If both the numbers are increased by 12, then the ratio becomes 11:21. तो इसमें हमारे पास दो नंबर है, और दोनों को 12 से इंक्रीज कर दिया गया है। तो क्योंकि दोनों को 12 से इंक्रीज किया है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों नंबर को 12 से इंक्रीज किया गया है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस है, वो नहीं चेंज होगा। ठीक है। तो जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल भी लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि एक नंबर मेरे पास 17 है, और एक नंबर मेरे पास मान लीजिए 13 है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का है। अगर दोनों को मैं 12 से इंक्रीज कर दूं तो 17 और 12 29 हो जाएगा, 13 और 12 25 हो जाएगा। तब भी उनके बीच का डिफरेंस 4 यूनिट ही रहेगा। ठीक है। तो अब जो गिवन रेशो है, पहले वाली रेशो है, वो 4:9 है। और जो इंक्रीज करने के बाद रेशो है, नंबर्स के बीच में रेशो, वो 11:21 है। अब ये जो डिफरेंस है, अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये डिफरेंस हमारा यहाँ पे 5 यूनिट का है, और यहाँ पे ये डिफरेंस हमारा 10 यूनिट का है। मतलब कि दो नंबर्स, दोनों जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस पहली रेशो में, ओरिजिनल रेशो में 5 यूनिट का है, जो दूसरी नई वाली रेशो है उसमें 10 यूनिट का है। तो हमको ये डिफरेंस ही सेम बनाना है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने की टेक्निक ही यही है कि ये दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है उसको सेम बनाना है। तो
अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 10 आ जाएगा, मतलब कि दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 10 होगा। तो क्योंकि मैंने इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे ये जो 4 है और ये 9 है, इनको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो गिवन रेशो है 4:9 वो मेंटेन रह सके। तो उस वो करने पे मेरे पास आ जाएगा 8:18। ठीक है जी। मतलब कि 4:9, इसको मैं लिखूंगा 8:18। और अब मेरे पास जो रेशो नई वाली है वो 11:21 है। अब दोनों में डिफरेंस 10 यूनिट का है, दोनों में डिफरेंस 10 यूनिट का है। तो अब मैं इन रेशोज को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। सब्ट्रैक्ट करना या इन रेशोज को मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे भी 3 यूनिट का ही डिफरेंस है। और ये 3 यूनिट का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने दोनों नंबर्स को 12 से इंक्रीज कर दिया था, दोनों नंबर्स को 12 से इंक्रीज किया था। मतलब कि ये जो 3 यूनिट का डिफरेंस है ये 12 के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब कि 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है? वो 4 के इक्विवेलेंट है। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे, तो हमारे ओरिजिनल नंबर होंगे 8 × 4 32, और 18 × 4 72। मतलब कि यहां से मैं ले रहा हूं 8 और 18 से, क्योंकि 1 यूनिट हमारा 4 के इक्विवेलेंट है। तो 8 यूनिट हमारा 32 के इक्विवेलेंट होगा और 18 72 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है जी। और हम अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? कि अगर आप देखें कि 32 और 72, इनके बीच की जो रेशो है वो 8:18 है। और इनमें अगर हम दोनों में 12 ऐड कर दें तो यहाँ पे 44 आ जाएगा, और यहाँ पे 84 आ जाएगा। और 44 और 84, इनमें जो रेशो है वो 11:21 की है। तो हम अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। और अब हमें सम चाहिए, सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? 32 प्लस 72। तो वो आएगा 2 2 + 2 4, और 7 + 3 104। तो आंसर हमारा आएगा 104। ठीक है जी। और इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि जब एक बार हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, तो वो आंसर निकालने के लिए उसको हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है जी। तो उसको 4:9, मतलब ओरिजिनल रेशो, इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर आप कहें कि 1 यूनिट 4 के इक्वलेंट है, तो 4 यूनिट 16 के इक्वलेंट होगा, और 9, ये जो 9 यूनिट है ये 36 के इक्वलेंट होगा। और इसमें अगर हम 12 की इंक्रीज कर दें तो 16 और 12 28 हो जाएगा, 36 और 12 48 हो जाएगा। अब 28:48 ये 11:21 के इक्वल नहीं है। 28 और 48 में रेशो 11:21 की नहीं है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में हमने इस फैक्ट को यूज किया है कि अगर दोनों नंबर्स को 12 से इंक्रीज किया जाए तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक। तो ये एक पर्सनल सजेशन है कि कोई भी क्वेश्चन जो इस लेक्चर के दौरान डिस्कस किया जाता है, कृपया उसके बेसिक को जरा ध्यान से सुने। ठीक। अननेसेसरली किसी भी शॉर्टकट टेक्निक को रट्टा लगाने की, क्रैम करने की कोशिश ना करें। बल्कि वो किस बेसिक से सॉल्व किया जा रहा है उस बेसिक को ध्यान से समझें, और फिर उस हिसाब से ही आगे कैलकुलेशंस करने की ट्राई करें। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 7,000 रुपये हैं। उनको हमने ए और बी में 9:5 में डिवाइड करना है। तो हमारे पास 9 और 5 का जो टोटल यूनिट की जो वैल्यू है वो 9 + 5 14 यूनिट आना चाहिए। मतलब कि 9 + 5 14। मतलब कि ये जो 14 यूनिट है ये हमारा 7,000 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी। तो मतलब कि जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ₹500 के। तो इसका मतलब कि जो ए का शेयर होगा वो होगा 9 × 500। ठीक है जी। तो वो होगा 4,500। और इसी तरह जो बी का शेयर होगा वो होगा 2,500। ठीक।
तो एक बार फिर से हम अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। 4500 जमा 2500 7000 होगा, और 4500 और 2500 की जो रेशो है वो 9:5 है। तो ये तो ए और बी के शेयर आ गए। अब उनके जो शेयर्स का डिफरेंस है वो देखना है। तो वो भी हम देख सकते हैं कि 4500 और 2500 इनका डिफरेंस कितना है, ये है 2000 रुपए का। ठीक है, तो ये आंसर हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 9 और 5, ये देखिए इनका जो डिफरेंस है 9:5, इसका इनका जो डिफरेंस है वो 4 यूनिट का है। ठीक है जी, वो 4 यूनिट का डिफरेंस है। और 1 यूनिट किसके इक्वल है, 500 रुपीज के। तो 4 यूनिट किसके इक्वल आ जाएंगे, वो 2000 रुपीज के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसको हम इस वे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ए और बी के जो शेयर्स की रेशो है वो 5:4 है, और उनके जो शेयर्स का डिफरेंस है वो 4500 रुपये दे रखा है। तो इसका मतलब कि ये जो 5:4 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो कि 1 यूनिट का है, ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये 4500 रुपये के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी। तो फिर ए का शेयर कितना आ जाएगा, वो आएगा 5 × 4500, और बी का शेयर कितना आ जाएगा, 4 × 4500। ठीक है जी। और इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, तो वो आएगा 22,500 और 18,000। मतलब कि ए का शेयर 22,500 है और बी का शेयर 18,000 है। तो उनके जो शेयर्स का सम है, तो उसके लिए हमें 22,500 जमा 18,000 करना होगा। तो वो आंसर आ जाएगा 00। अब इस क्वेश्चन में रेशो ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ ग्लास इज 13:11, एंड इन अनदर ग्लास द सेम मिक्सचर इज इन द रेशो 5:7। मतलब कि जो फर्स्ट ग्लास है हमारा, उसमें जो मिल्क और वाटर की रेशो है वो 13:11 है, और जो सेकंड ग्लास है उसमें मिल्क और वाटर की रेशो 5:7 है। Then what will be the ratio of milk and water in the third glass, तीसरे ग्लास में, which contains mixture of both the glasses। तो अब इस क्वेश्चन को करने का जो एक मेथड है वो ये है कि दोनों ग्लासेस में जो हमारे टोटल यूनिट्स हैं, दोनों ग्लासेस में जो टोटल यूनिट्स हैं वो सेम कर लिया जाए। इसका मतलब कि 13 + 11 ये 24 यूनिट्स हैं। मतलब कि ग्लास वन में जो मिल्क और वाटर के टोटल यूनिट्स हैं वो 24 यूनिट्स हैं। सेकेंड ग्लास में मिल्क और वाटर के जो टोटल यूनिट हैं वो 5 × 7 12 यूनिट है, और हमको ये टोटल यूनिट सेम करने हैं। तो उसके लिए मैं अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 आ जाएगा, तो दोनों टोटल यूनिट सेम आ जाएंगे। तो क्योंकि मैंने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस दो 5 को भी, तो इस 5 को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस 7 को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मतलब कि अब मैं यहाँ पे 10:14 लिख सकता हूं। तो जो हमारा थर्ड क्लास है, जिसमें के दोनों ही मिक्सर्स एडेड हैं, तो उसमें मिल्क का कितने पार्ट होंगे, वो सिंपल है, वो 13 + 10 23 पार्ट्स होंगे। मिल्क के 13 + 10 अब सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और वाटर के कितने पार्ट्स होंगे, 11 + 14 25 यूनिट। ठीक है जी। तो थर्ड क्लास में मिल्क और वाटर इस रेशो में होंगे, 23:25 में। और इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी है, और उसको भी जरा ध्यान से सुनिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो देखिए, जो ग्लास वन है उसमें हमारा वाटर का फ्रैक्शन, सॉरी, जो ग्लास वन है उसमें हमारा मिल्क का फ्रैक्शन कितना है, फर्स्ट ग्लास में मिल्क का फ्रैक्शन कितना है, वो है 13:24। अब मैं ये कैसे लिख रहा हूं 13:24, देखिए मिल्क वो 13 यूनिट का है और टोटल यूनिट्स कितने हैं 24। तो ये ग्लास वन में है। इसी तरह ग्लास टू में हमारे मिल्क का टोटल फ्रैक्शन कितना है, वो है 5:12, 5:12। ठीक है जी। और इसी तरह
ग्लास वन में वाटर का फ्रैक्शन कितना है? वाटर का फ्रैक्शन होगा 11/24। और सेकंड ग्लास में जो वाटर का फ्रैक्शन फ्रैक्शन होगा वो 7:12 होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक। तो अब जो हमारा थर्ड ग्लास है उसमें मिल्क का टोटल फ्रैक्शन कितना होगा? वो होगा 13/24 +5/12, मतलब कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। और वाटर का फ्रैक्शन कितना, टोटल फ्रैक्शन कितना होगा? वो 11/24 +7/12, मतलब कि इन दोनों को क्रमवार हम ऐड कर देंगे। तो थर्ड ग्लास में जो हमारी रेशो आएगी वो ये रेशो आ जाएगी। और अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे 24, यहाँ पे भी 24। तो आप देख सकते हैं कि सीधा ये 13 + 10, ये आ जाएगा 23/24 आ जाएगा। और इधर भी देखिए 11 + 14, 25 आ जाएगा। 25 डिवाइड बाय 24, और 24 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनल रेशो कितनी आएगी? 23:25। तो वही वाला आंसर आएगा। तो ये दोनों मेथड्स को कृपया ध्यान से समझें, इनके बेसिक्स को ध्यान ध्यान से समझें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें जो पहले वाला मेथड है वो उसमें कम टाइम लगता है, और कुछ क्वेश्चंस में हमें सेकंड वाला मेथड है उसमें कम टाइम लगता है। ठीक है जी, तो ध्यान से समझें इन दोनों क्वेश्चंस को, दोनों मेथड्स को। अब इस क्वेश्चन में 3 ग्लासेस हैं हमारे पास, और उनमें मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो 4:3, 5:4 और 7:6 है। ठीक है जी। अब तीनों को एक सिंगल वेसल में उड़ेल दिया गया है। ठीक है जी। तो उस जो सिंगल वेसल है उसमें हमने वाटर और मिल्क की जो रेशो है वो निकालनी है। तो जो पहला ग्लास है उसमें हमारा मिल्क और वाटर, उसकी रेशो कितनी है? 4:3 की है। जो सेकंड ग्लास है उसमें हमारी रेशो है 5:4 की है। और जो थर्ड ग्लास है उसमें हमारी रेशो 7:6 की है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम टोटल जो क्वांटिटी है या टोटल जो यूनिट्स हैं उनको सेम करने की ट्राई करें तो वो कैलकुलेशंस लंबी हो जाएंगी। कहने का मतलब यहाँ पे 4 + 3 7 यूनिट टोटल हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे 5 + 4 9 टोटल हैं, 7 यूनिट हैं यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 9 यूनिट हैं, और यहाँ पे 13 यूनिट है। ठीक है। तो यहाँ तो ये सारे के सारे यूनिट सेम कर लिए जाएं किसी एक प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो दूसरा मेथड है वो अप्लाई करूंगा। तो जो पहला ग्लास है उसमें मिल्क का फ्रैक्शन कितना है? मिल्क का फ्रैक्शन है वो 4:7 है। ध्यान से देखिए, 4:7, क्योंकि मिल्क 4 हिस्से है और टोटल कितना है? 7। सेकेंड ग्लास में मिल्क का कितना है? 5:9। ठीक है जी। और तीसरे ग्लास में मिल्क का फ्रैक्शन कितना है? 7:30। इसी तरह पहले वाले ग्लास में वाटर का फ्रैक्शन कितना है? वो 3/7। दूसरे वाले ग्लास में वाटर का फ्रैक्शन 4/9। और तीसरे वाले ग्लास में वाटर का फ्रैक्शन 6/30। तो हमारा जो सिंगल वेसल है इसमें जो रेशो होएगी उसके लिए हमें सिंपल इनको ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि 4/7 +5/9 +7/13, ये मिल्क का रेशो होगा। और जो वाटर का होगा वो 3/7, 3/7 +4/9 और +6/13, मतलब कि मिल्क की फ्रैक्शंस ऐड कर देंगे और वाटर की फ्रैक्शंस ऐड कर देंगे। तो हमारा मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो इस रेशो में होगी। फर्दर तो अब कुछ कैलकुलेशंस हैं, तो उसके लिए देखिए ध्यान से, जो 7 9 एंड 13, इनका जो एलसीएम आता है वो 819 आता है। ठीक है, ये हिंट है। तो बाकी कैलकुलेशंस आप करके देख सकते हैं। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1364।
तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 1364 डिवाइड बाय 819, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1093 डिवाइड बाय 819। ठीक है जी। और फिर ये 819 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 1364 रेशो 1093, ये हमारी रेशो होगी मिल्क और वाटर की, जो हमारा वेसल है जिसमें के तीनों ग्लासेस का मिक्सचर उडेल दिया गया था। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्लास में वाटर और मिल्क की जो रेशो है वो हमारे पास 2:3 है, और सेकंड क्लास में हमारे पास जो वाटर और मिल्क की रेशो है वो 4:5 है। तो कृपया इस चीज का भी ध्यान रखें कि रेशो हमें किस क्रम में दी गई है। तो पिछले दो क्वेश्चंस में वो मिल्क रेशो वाटर दे रखा था, यहाँ पे वाटर रेशो मिल्क है। तो इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक। तो अब फिर से हम यहाँ पे मेथड लगा सकते हैं कि दोनों के जो टोटल यूनिट्स हैं वो सेम कर लिए जाएं। तो पहले क्लास में टोटल 5 यूनिट है, 2 + 3 5, और यहाँ पे 9 यूनिट है, 4 + 5। तो अगर इनको सेम करना है तो इसको 9 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी वजह से यहाँ ये वाला जो 2 है इसको भी 9 से, इस 3 को 9 से, इस 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेशो हमारी कितनी आ रही है, 18:27। और ये ग्लास 1 में है, ठीक है जी, और ग्लास 2 में 20:25। ठीक। तो ये एज पर आवर डिस्कशन है जो भी हमने अभी तक हमने सीखा है। और अब ये, तो अब ये जो 1:2 है, इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट क्लास से हम वाटर का 1 यूनिट ले रहे हैं, वाटर का 1 यूनिट ले रहे हैं, तो सेकेंड क्लास से हम वाटर का कितने यूनिट लेंगे, 2 यूनिट। ठीक है जी। तो जो हमारा फाइनल मिक्सचर होगा उसमें वाटर के कितने पार्ट्स होंगे, उसमें वाटर के पार्ट्स होंगे 18:1 +20:2। ये थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये हमारे वाटर के पार्ट होंगे फाइनल मिक्सचर में, और फाइनल मिक्सचर में मिल्क के कितने पार्ट होंगे, तो फिर से वही कि 1:2। मतलब कि अगर हम मिल्क एक पार्ट उठाते हैं पहले ग्लास से, पहले ग्लास से एक पार्ट, तो दूसरे ग्लास से कितना पार्ट उठाना पड़ेगा, 25। 25 का 2 गुना। ठीक है, 2 पार्ट। ठीक है जी। तो फाइनल मिक्सर में हमारे पास 27 × 1 और 25 × 2। तो फाइनल मिक्सर में हमारे मिल्क का इतना पार्ट होगा। तो अब तो कैलकुलेशंस हैं, तो 18 + 40, ये 58 आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे 27 और 50, ये 77 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी ऑप्शन बी करेक्ट होगी। तो इस क्वेश्चन में ये जो 1:2 है, इसको जरा, इसका जो मतलब है इसको ध्यान से जरा समझें। ठीक है जी। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो को रिवर्स में जाके देखने की जरूरत है तो प्लीज देखिए एक बार। तो अब इस क्वेश्चन में, 1 man adds 3 liters of water to 12 liters of milk and another 4 liters of water to 10 liters of milk। ठीक है जी। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मिल्क इन द टू मिक्सचर्स, दोनों में कितनी है। तो देखिए, जो पहले वाला जो ऐड हुआ है वो है 12 लीटर्स का मिल्क था, मिल्क की क्वांटिटी 12 लीटर्स की थी। ठीक है जी। और वाटर कितना ऐड हुआ था, तो 3। ठीक। तो जो पहले वाला एडिशन है उसमें मिल्क का फ्रैक्शन कितना है, या मिल्क की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो होगी 12/15। जो पहले वाला एडिशन है, जो पहले जो फर्स्ट वाला है, ठीक है जी, उसमें मिल्क की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, वो 12/15। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मिल्क 12 पार्ट है और 3 पार्ट वाटर का हो गया, तो टोटल 15 पार्ट्स हो गए। अब जो सेकंड वाला हमारा एडिशन है उसमें हमारा वाटर 4 लीटर है और मिल्क 10 है। तो सेकंड में जो मिल्क की हमारी फ्रैक्शन या स्ट्रेंथ कह सकते हैं, फ्रैक्शन या स्ट्रेंथ, वो कितनी होगी, वो 10/14
14 होगी, क्योंकि 10 पार्ट मिल्क के थे और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 14, 10 जमा 4 14। ठीक है, तो बस हमने यही निकालना था, यही रेशो निकालनी है, रेशो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मिल्क इन दी टू मिक्सचर्स। तो क्या रेशो आ रही है, तो वो आ रही है 12:15, सॉरी 12/15 रेशो 10/14। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। और अब आगे सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं, देखिए 4 और यहाँ पे 5, और इसी तरह यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 7। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 और 7 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 5 और 5 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 28:25। तो ये हमारी स्ट्रेंथ होगी मिल्क की, रेशो होगी मिल्क की, जो हमारे दोनों मिक्सचर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो उसका जो बेसिक है उसकी पूरी समझ होनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि इस तरह इन क्वेश्चंस में अगर हम बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के, अगर हम शॉर्टकट को क्रैम करने की, रट्टा लगाने की ट्राई करेंगे, तो वो हमारे काम नहीं आएगा। ठीक है जी, तो कंसेप्ट को अच्छे से समझने की ट्राई करें। और उसके लिए अगर आपको वीडियो को रिवर्स में करके देखना पड़े तो वो भी देखिए। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ए बी सी की जो रेशो है वो 7:9:11 है, और इनमें हमने इतनी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशो में। ठीक, तो हमारे पास जो टोटल यूनिट्स हैं, रेशो के टोटल यूनिट्स हैं, वो हमारे पास 7 + 9 + 11 है। मतलब कि ये हमारे पास 27 यूनिट्स हैं। रेशो के जो टोटल यूनिट्स हैं 27 यूनिट्स हैं। और ये जो 27 यूनिट्स हैं ये हमारे किसके इक्वलेंट हैं, 1080 के। तो 1 यूनिट किसके इक्वलेंट आ जाएगा, वो 1080 डिवाइड बाय 27। तो देखिए ये 400 होता है। ठीक है, क्योंकि 27 × 4 108 होता है, तो बाकी तो 400 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो ए का शेयर होगा वो 7 × 400, मतलब कि 2800 होगा। जो बी का शेयर होगा वो 9 × 400 होगा। ठीक है जी, जो कि 3600 होगा। और जो सी का शेयर होगा वो 11 × 400, मतलब कि 4400 होगा। और हम अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, आप तीनों को ऐड करके देख लीजिए, इतना सम आ जाएगा। और तीनों की रेशो अगर आप निकालेंगे तो वो 7:9:11 आ जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि 400 का फैक्टर अगर रेशो निकालेंगे तो 400 का फैक्टर सीधा कैंसल आउट हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन दिस रेशो 9:6:11। ठीक है जी, नाउ इफ ए गिव्स 500 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, द रेशो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए बी सी बिकम्स 4:3:6। ठीक है जी, तो जो हमारी ओरिजिनल रेशो थी ए बी सी की, वो हमारे पास 9, 6 और 11 है, ए बी और सी की। और जब ए ने सी को कुछ अपना शेयर 500 रुपीज का शेयर दिया, तो वो रेशो बन गई 4:3:6। ठीक, तो अब हमने एबीसी के जो शेयर है उनका सम वो निकालना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, जितने जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो ए और सी के बीच में हो रही है, जो ट्रांजैक्शन है। ठीक है, मतलब कि बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी का शेयर वैसे का वैसा ही रह रहा है, बी का शेयर सेम रह रहा है। तो अगर यहां पे मैं बी की जो रेशो है अगर वो सेम बना दूं, बी की रेशो वो सेम बना दूं, तो बी, तो ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका मुझे आइडिया हो सकता है। तो इनको सेम बनाने के लिए मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ऑब्वियसली मुझे यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो रेशो है ये मेंटेन रह सके। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 8, और यहां पे 6, और यहां पे 12 आ जाएगा। तो मतलब कि अब बी का जो शेयर है वो फिक्स हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। और अब मैं ए और सी का अगर मैं देखूं क्या चेंज आ रहा है, तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि ए का जो शेयर है वो कम हो गया है 1 यूनिट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे -1 यूनिट लिख सकता हूं। और सी का जो शेयर है वो 1 यूनिट से ज्यादा हो गया है, आप इजीली देख सकते हैं, और ये नेचुरल होगा। ठीक है,
आप देखिए ध्यान से कि ए का जो शेयर है वो 1 यूनिट से कम हो गया है और सी का जो शेयर है वो 1 यूनिट से बढ़ गया है। और ऐसा ही होगा, क्यों? क्योंकि ए ने अपनी तरफ से कुछ दे दिया है सी को, ठीक है, कुछ शेयर उसने दे दिया है। अब ये जो 1 यूनिट है, ये जो 1 यूनिट है, ये किसके इक्विवेलेंट है? ये 1 यूनिट 500 के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी। तो अब हम निकाल सकते हैं कि बिगिनिंग में उनका क्या शेयर था। तो 9 × 500, तो ये 4500। ठीक है जी। 9 × 500, ये ए का शेयर था। बी का शेयर 6 × 500, ठीक है जी, 3000। और जो सी का शेयर है 11 × 500, दैट इज 5500। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कृपया इसके बेसिक को ध्यान से समझने की कोशिश करें। और यहां पे हमें सम ऑफ द शेयर्स पूछा गया था, तो हमने इनको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा, तो वो आएगा ₹13,000। तो अब हम एक और टाइप है रेशो और प्रोपोर्शन में जो काफी फेमस है, वो है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों में जो रिलेशन है वो सिंपल है कि जो हमारा इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है? वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होती है। या फिर जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा इनकम में से अगर सेविंग सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो एक्सपेंडिचर आ जाता है। और इसी तरह जो हमारी सेविंग होती है वो कुछ और नहीं, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया जाए। तो ये वाले बेसिक्स हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इनकम रेशो ऑफ ए बी एंड सी वो दे रखी है 3:4:5। तो ये इनकम की रेशो है 3:4:5, ये ए बी सी के लिए है। और उनकी जो एक्सपेंडिचर की रेशो है वो भी दे रखी है 4:3:5। ठीक है जी। अब दे रखा है कि जो ए है वो ₹300 सेव कर रहा है आउट ऑफ टोटल इनकम ऑफ 2400। ठीक। तो अगर ए की टोटल इनकम 2400 है, ए की जो टोटल इनकम 2400 है और उसकी सेविंग है 300, और इसका मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर होगा, ये उसकी इनकम है, ए की इनकम है, और ये ए की सेविंग है। तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 2100 होगा। ये सिंपल सी बात है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें कि हमें जो रेशो दे रखी है वो इनकम और एक्सपेंडिचर की दे रखी है। तो अगर हम ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो निकालें, ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो, तो आई ए का मतलब ए की इनकम, ई ए मतलब के ए का एक्सपेंडिचर, और एस ए मतलब के एस का मतलब के ए का सेविंग। तो ध्यान से देखिए, तो ये रेशो हमारे पास कितनी आएगी? ये आएगी 2400 डिवाइड बाय 2100। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8:7। तो ये आ जाएगा 8:7। अब जो ए की इनकम और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर का रेशो है वो है 8:7। बट यहां पे हमारे पास कितना है? 3:4। अब मैंने ये 3:4 को 8:7 में कन्वर्ट करना है। ये जो 3:4 है ए के लिए, इसको मैंने 8:7 में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो वो कन्वर्ट करने के लिए मैं मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसको 8/7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए 3/4 ये 8/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है यहां पे। देखिए, जो 8/7 है ये हमारी ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो है एज पर दिस डेटा। ठीक है जी। और ए का जो इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशो है वो 3:4 भी है।
एज पर ये जो डेटा है, पर दोनों ही रेशो सेम होनी चाहिए। मतलब कि 3/4 और 8/7 ये सेम बनानी है हमने। तो वो बनाने के लिए मैंने 3/4 को पहले 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, और 1 को जब 8/7 से मल्टीप्लाई किया तो 8/7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला जो 3 है, ठीक, उसको अगर मैं 4 into 8, ये ध्यान से देखिए, तो मतलब कि ये वाला जो 3 है, इसको अगर मैं 4 into 8 मतलब कि 32 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, और ये वाला जो 4 है, इसको 3 into 7 मतलब के 21 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी रेशो ये न्यूट्रलाइज या एडजस्ट हो जाएगी, या इसको बैलेंसिंग भी कह सकते हैं कि जो मेरी रेशो वो बैलेंस हो जाएगी। तो क्योंकि अब मैंने 3 को 32 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 को भी 32 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 5 को भी 32 से मल्टीप्लाई करना होगा। तभी हमारी ये जो रेशो है 3/4/5, तभी जो गिवन रेशो है ये तभी हमारी मेंटेन रह पाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी 21 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारी ये जो 4/3/5 हमारी मेंटेन रह पाएगी। ठीक है जी। अब हमारी ये जो रेशोज हैं ये सारी बैलेंस हो गई हैं, ठीक। तो अब हमने निकालना है डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स ऑफ बी एंड सी, ठीक। तो अब हमारा जो बी एंड सी, इसकी इनकी जो सेविंग्स का डिफरेंस है, तो देखिए बी की जो सेविंग है, बी की जो सेविंग है और सी की जो सेविंग है, इनका डिफरेंस। तो सबसे पहले जो बी की सेविंग होगी वो होगी 4 into 32 - 3 into 21। ये देखिए ध्यान से, क्योंकि ये उसका एक्सपेंड इनकम है 4 into 32, और ये इसका एक्सपेंडिचर है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी की सेविंग आ जाएगी, माइनस आप सी की सेविंग के लिए 5 into 32 -5 into 21, ये करेंगे। तो इसको प्लीज मल्टीप्लाई करने की मत कोशिश मत करें। इसका सिंपल सा वे है, ध्यान से देखें कि ये 4 into 32 और 5 into 32, 32 कॉमन कर लें, तो यहाँ पे 4 - 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये 3 into 21 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +21। तो ये +21 आगे आ जाएगा, तो ये 5 है, ठीक, और ये -3 है, तो ये 5 - 3। इस तरह आप इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक। तो ये आ जाएगा 32 into 1 -1, ठीक है। तो माइनस मैंने यहाँ पे लगाया 4 - 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 into 2 42, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 यूनिट का आ जाएगा। मतलब कि ये जो 10 यूनिट है, ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन द सेविंग ऑफ बी एंड सी। तो अब हमने बस यही निकालना है कि हमारा 1 यूनिट कितने रुपीस के इक्विवेलेंट है, क्योंकि आंसर तो लगभग आ चुका है, क्योंकि हमें पता है कि 10 यूनिट है डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स ऑफ बी एंड सी। तो अब हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फैक्ट को यूज करेंगे कि जो ए का एक्सपेंडिचर था वो 2100 था, ये जो ए का एक्सपेंडिचर है। और यहां पे ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितने यूनिट का था, 4 into 21। तो इसका मतलब ये जो 4 into 21 यूनिट था, ये किसके इक्वलेंट था, 2100 के, इतने रुपीस के इक्वलेंट था। ठीक है जी। तो यहां से हम इजिली देख सकते हैं कि 1 यूनिट कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, क्योंकि 21 इसको कैंसिल कर देगा तो 100 आ जाएगा। और ये 4 है, 4 नीचे चला जाएगा, तो ये 25 रुपीस। मतलब कि 1 यूनिट 25 रुपीस के आ जाएगा इक्वलेंट। तो ये ₹25 के इक्वलेंट है। तो 10 यूनिट कितने इक्वलेंट, किसके इक्वलेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 रुपए के। तो मतलब कि बी एंड सी की जो सेविंग्स हैं उनका डिफरेंस कितना है, 250 रुपए का है, ठीक। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कृपया इसको भी जरा ध्यान से देखें। तो ये वाला क्वेश्चन भी लगभग उसी टाइप का ही है, पिछली टाइप का।
एबीसी की जो इनकम की रेशो है वो हमें दे रखी है 7:9:12। ये ए बी सी इनकी इनकम की रेशो है, और इनके एक्सपेंडिचर की रेशो हमारे पास 8:9:15 है। हमें दे रखा है कि जो ए की सेविंग्स है, इफ द सेविंग्स ऑफ ए दे आर 1/4 ऑफ इट्स इनकम। तो ये 1/4 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ए की इनकम अगर 4 यूनिट की है, अगर वो 4 यूनिट की है, तो उसकी जो सेविंग होगी वो कितने यूनिट की होगी? ये वो 1 यूनिट होगी। ये थोड़ा ध्यान रखें कि ये 1/4 का मतलब, एक्चुअल में ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 1/4 का मतलब ये है कि अगर ए की इनकम 4 यूनिट है तो उसकी सेविंग 1 यूनिट है, तो मतलब कि ए का जो एक्सपेंडिचर होगा वो 3 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि 4 यूनिट माइनस 1 यूनिट 3 यूनिट। ठीक है जी। तो एक बार फिर से हम अब ए की जो इनकम और उसका जो एक्सपेंडिचर है, एक एक्सपेंडिचर उसका रेशो देख सकते हैं, वो है 4:3। 4 यूनिट/3 यूनिट। पर यहां पे कितना है? वो 7/8। तो मतलब यहां पे जो 7/8 है इसको मैंने 4/3 बनाना है। ठीक। तो सबसे पहले मैं इसको 8/7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 1 बन जाएगा। फिर मैं अगर 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये वाला जो 7 है, ये वाला 7 जो कि यहां पे भी अवेलेबल है, इसको अगर मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहां 32 से मल्टीप्लाई किया। अब इस 8 को जो कि यहां पे दिख रहा है, इसको मुझे 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इस तरह करता हूं तो मेरी रेशो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। तो नेचुरली मुझे यहां पे भी 32 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तभी ये जो गिवन रेशो है मेंटेन रह पाएगी। यहां पे भी मुझे 21 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये रेशो मेंटेन होगी। तो अब हमने निकालना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ एबीसी। तो अब सेविंग तो सिंपल डिफरेंस ही होता है, मतलब कि 7 × 32 -8 × 21। ठीक है जी। ये ए की सेविंग है। इसी तरह जो बी की सेविंग है 9 × 32 -9 × 21। ये सी की सेविंग है, और सॉरी बी की सेविंग है, और सी की जो सेविंग है 12 × 32 -15 × 21। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ए बी सी की सेविंग की रेशो आ जाएगी, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालने तो सेविंग आ जाएगा। ठीक। तो आगे तो अब हमारा जो आंसर होगा, और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 59। यस, सॉरी 56, क्योंकि इसकी वैल्यू 56, और नेक्स्ट वाली जो है उसकी वैल्यू आएगी 99, और इसके बाद जो थर्ड वन है इसकी वैल्यू आएगी 69। तो ये रेशो होगी रेशो ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए बी सी। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स वाई जेड इनकी जो इनकम की रेशो है वो 3:4:2 में दे रखी है, और उनके जो एक्सपेंडिचर की रेशो है वो 5:5:2। तो ये पहले वाली इनकम की है, दूसरी वाली एक्सपेंडिचर की है। अब एक्स के लिए हमें दे रखा है कि उसकी सेविंग 3,000 है आउट ऑफ टोटल इनकम ऑफ 18,000। तो जो एक्स की टोटल इनकम है वो 18,000 है, और उसकी जो सेविंग्स हैं वो 3,000 है। तो मतलब कि एक्स का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? वो होगा नेचुरली 15,000 रुपया। तो अब हम फिर से वही कर सकते हैं कि देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, वही बात है कि बेसिक को समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमें देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन है, तो यहां से भी मैं इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो निकालूंगा। तो यहाँ पे एक्स का जो इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशो है वो कितना आ जाएगा? वो 18/15 आ जाएगा, तो ये आगे 6/5 आ जाएगा। पर यहाँ पे कितना दे रखा है? 3/5।
तो ये 3/5 है, इसको मैंने 6/5 बनाना है, तो उसके लिए मुझे इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि 5/3 और फिर 6/5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, 5/3 इंटू 6/5। तो अगर आप इसको भी आगे देखें तो ये 5 कैंसल आउट हो जाएगा और ये 2, मतलब कि 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं 3/5, ठीक है जी, ये 3/5 दिख रहा है आपको, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6/5 आ जाएगा। तो मतलब कि मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे पास ये जो आ जाएगा, ये 6, ये 8 और ये 4। अब मेरी रेशो बैलेंस्ड रेशो है। तो व्हाट विल बी दी सेविंग्स ऑफ वाई की सेविंग कितनी होगी? तो देखिए, ये 8 यूनिट वाई का इनकम है, 5 यूनिट वाई की एक्सपेंडिचर है। तो 8 यूनिट माइनस 5 यूनिट, ये y की सेविंग्स होंगी, मतलब कि 3 यूनिट। अब हमने 1 यूनिट का वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम इस चीज को यूज कर सकते हैं कि जो x की सेविंग थी वो 3000 थी। तो ये देखिए, ये इनकम थी x की और ये एक्सपेंसेस थे, तो इसका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 1 यूनिट का, ये सेविंग है। तो मतलब कि ये जो 1 यूनिट सेविंग है, ये किसके, 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है? 3000। तो मतलब कि 1 यूनिट 3000 के इक्वल है। और इसको हम ना वेरीफाई भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए कि देखिए उसकी इनकम कितनी थी, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट इनकम थी, तो 1 यूनिट 3000 का है, तो टोटल इनकम 18,000 की होगी। और 5 यूनिट ये उसका एक्सपेंडिचर है, तो टोटल एक्सपेंडिचर उसका 15,000 का होगा। ठीक है जी। तो 1 यूनिट हमारा 3000 का है, तो 3 यूनिट हमारा कितना होगा? 9000 का होगा, 9000 का होगा। तो मतलब कि वाई की जो सेविंग्स होंगी वो 9000 रुपए की होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी जो टोटल इनकम कितनी है XYZ की, वो वो हमें बताइए, वो फाइंड आउट करिए। या फिर जेड की जो एक्सपेंडिचर है, जेड और जी का जो एक्सपेंडिचर है, जेड या जी का जो सेविंग है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, मतलब कि इसमें काफी क्वेश्चंस पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर वही मैं कहना चाहूंगा कि कृपया बेसिक को समझने की ट्राई करें, अननेसेसरली क्राइम मत करें। तो ये एक और क्वेश्चन है इनकम और एक्सपेंडिचर के बेस पे, पर ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें जो मंथली इनकम है वो 8:5 में दे रखी है। तो ए और बी, इनकी जो मंथली इनकम है वो 8:5 में दे रखी है। और उनके जो एक्सपेंडिचर का रेशो है वो हमें 5:3 में दे रखा है। और हमें दे रखा है कि उनकी जो सेविंग्स हैं वो है 12,000। ठीक है, मैं 12K लिख रहा हूँ, के का मतलब 1000। और जो बी की है वो है 10,000, 10K, ये उनकी सेविंग्स है। ठीक, अब हमने उनकी जो मंथली इनकम है उनका डिफरेंस निकालना है। तो पहले ना इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से समझने की ट्राई करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि ए की जो इनकम है वो है 8x, और जो बी की इनकम है वो है 5x, हम ये अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब जो 8x - 12,000 है, मतलब कि ये जो है ये ए का एक्सपेंडिचर है, 8x - 12,000, ये ए का एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, ए का एक्सपेंडिचर है। इसी तरह 5x - 10,000, ये बी का एक्सपेंडिचर है। ठीक, क्योंकि हम इनकम में से सेविंग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा। पर ये जो ई ए रेशो ई बी है, ये हमें दे रखा है, ये 5:3 है। आप देखें कि ये जो एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है ये 5:3 दे रखा है।
तो बस अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिए 3 इंटू 2, 3 इंटू 8 24x, और ये 3 इंटू 12 इंटू 3 ये 36,000 आ जाएगा। और ये 5 इंटू 5x ये 25x आ जाएगा। और ये 5 इंटू 10,000 ये 50,000 आ जाएगा। अब इस टर्म को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये जो -50,000 है इसको इधर ले जाएंगे। तो देखिए आपका x की वैल्यू 14,000 आ जाएगी। ठीक, और अगर x की वैल्यू 14,000 है, तो ए की जो इनकम होगी, मंथली इनकम, वो होगी 8 इंटू 14,000। ठीक है जी, यहां से। और जो बी की मंथली इनकम होगी वो 5 इंटू 14,000 होगी। और इनका हमने डिफरेंस निकालना है, तो हमने ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें 14,000 जो 14,000 है वो कॉमन आ सकता है, 8 - 5 रह जाएगा। 8 - 5 3 होता है। तो 3 इंटू 14,000 कितना आ जाएगा? 42,000। तो ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो ये होगा 42,000। प्लीज वेट। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो एक शॉर्टकट है देखते हैं। और ये शॉर्टकट एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हमने इनकम की रेशो लिखी 8:5, जो कि गिवन थी हमें। फिर हमने एक्सपेंडिचर की रेशो लिखी 5:3। और यहाँ पे हमने सेविंग्स लिखी 12,000 और 10,000, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो सेविंग आ जाएगी। ठीक है। तो अब ये जो 3 है, इसको मैं 8 से भी मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 12 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्यों करूंगा उसका आंसर यहां पे देखिए कि जब ये 8x - 12,000 था, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये जो इधर वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, 24x माइनस ये 36,000, ये 8x को 12,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई थी। तो इसी वजह से ये जो 3 है इसको एक बार 8 से और एक बार 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 24 यूनिट आ जाएगा। ठीक है। और 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36,000 आ जाएगा। और अब ये जो 5 है, एक्सपेंडिचर का 5 है। ठीक है। इसको एक बार मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार मैं 10K से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा उसका आंसर भी अगर आप देखें यहां पे है कि ये जो हमारी 5x - 10,000 इंटू 5 किया था, तो तभी हमारी ये राइट हैंड साइड आई। तो 5 इंटू 5 ये मेरे पास यहाँ पे 25 आ जाएगा। और ये 5 इंटू 10 ये मेरे पास 50K 50,000 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 24 और 25 है। ठीक है। इनका जो डिफरेंस है, ठीक, वो 1 यूनिट का है। 24 और 25 का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है। और ये 1 यूनिट किसके इक्वलेंट है? वो ऑब्वियसली इनके डिफरेंस के इक्वलेंट है। ठीक, तो वो कितना आ जाएगा? 50 माइनस 36, 14,000, 14K। ठीक, इसका मतलब कि हमारा जो 1 यूनिट है ये 14K, मतलब कि 14,000 के इक्वलेंट आएगा। वो लगभग यही आंसर है जो हमने एक्स वाले मेथड, पिछले वाले मेथड से किया था, 14,000। तो क्योंकि 1 यूनिट हमारा 14K आ चुका है, तो एक बार फिर से जो ए की इनकम होगी वो 8 यूनिट होगी। यहाँ पे 8x है तो वो 8 यूनिट होगी। फिर वहीं से, ठीक है जी। और बी की जो इनकम होगी वो 5 यूनिट होगी। ठीक है, यहाँ पे 5x है तो वो यहां से आ जाएगा। तो वहां से हम फिर से ये जो आंसर है कि डिफरेंस बिटवीन दी मंथली इनकम वो निकाल सकते हैं, वो फिर से 42,000 ही आएगा। ठीक है जी। तो ये एक और क्वेश्चन है, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें हल्का सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो ए और बी का एक्सपेंडिचर है वो सीधा रेशो में नहीं दे रखा है। ए और बी का जो एक्सपेंडिचर है वो वे रेशो में नहीं दे रखा है, रादर ये दे रखा है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर के इतना परसेंटेज है। ठीक है जी। बट फिर भी जो हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी है वो सेम ही रहेगी। तो सबसे पहले हमारा ए और बी, इनकी जो इनकम का रेशो है
वो 5:7 दे रखा है। अब हमने इनकी एक्सपेंडिचर का रेशो लिखना है, तो उसके लिए जो ई का एक्सपेंडिचर है वो 66.2/3% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी है। अब ये जो परसेंटेज है ये इस फ्रैक्शन के इक्वलेंट है 2/3 के। 66 एक्चुअल में ये जो परसेंटेज है ये 66.6666% है, और ये जो परसेंटेज है ये इस फ्रैक्शन के इक्वलेंट है। ठीक है जी। तो मतलब कि जो ए का एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 2/3 है। वो बी के एक्सपेंडिचर का 2/3 है। ठीक। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो ये जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया इसकी इंपॉर्टेंस को महसूस करने की ट्राई करें, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है परसेंटेज की फ्रैक्शन में, ये हम परसेंटेज के क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चंस में भी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में भी, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में भी। तो काफी टॉपिक्स में यहाँ रेशो और प्रोपोर्शन में भी यूज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा इसको सीरियसली लें, इसकी इंपॉर्टेंस को फील करें। ठीक है जी। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि E A/E B। ठीक है जी। तो ये E B हम इधर लेके जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2:3। ठीक। तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं 2:3। तो ये हमारा रेशो आ चुकी है। और अब हमें सेविंग्स जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं 4,000 और 5,000। ठीक। तो ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन बन गया जो कि पिछले वाला है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप इस क्वेश्चन को अब खुद से करने की ट्राई करें। ठीक। इसको आप एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं वो सिंपल शॉर्टकट से ही करूंगा। तो ये वाला जो 3 है इसको मैं एक बार 5 से और एक बार 4,000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000 आ जाएगा। फिर ये जो टू, तो इस 2 को मैं एक बार 7 से और एक बार 5,000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 यूनिट आएगा, और 5,000 से मल्टीप्लाई करने पे 10,000 आएगा। अब इनका जो डिफरेंस है ये 1 यूनिट का है। ठीक है जी, ये 1 यूनिट है। और इनका भी जो डिफरेंस है ये 2,000 का है। ठीक। तो इसका मतलब जो हमारा 1 यूनिट है वो ₹2,000 के इक्विवेलेंट है। ठीक। तो हमने अब टोटल इनकम निकालनी है ए और बी की। तो जो ए की इनकम होगी वो होगी 5 यूनिट। ठीक है जी, वो मैं यहां से ले रहा हूं। तो 5 यूनिट ये बन जाएगा 10,000, क्योंकि एक यूनिट हमारा 2,000 का है। और बी की जो इनकम है वो है 7 यूनिट। ठीक, वो मैं यहां से ले रहा हूं। तो ये हमारा आ जाएगा 14,000। तो उनकी जो टोटल अगर हम इनकम निकालें तो 10,000 प्लस 14,000 24,000 आ जाएगा। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक समझिए इनके। तो इस क्वेश्चन में ए और बी की लास्ट ईयर की जो इनकम है उनकी रेशो दे रखी है 4:3। तो ए बी इनकी जो लास्ट ईयर है, इनका जो लास्ट ईयर इनकी जो इनकम की रेशो थी वो 4:3 है। और रेशो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स ऑफ द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर दे आर 3:4 एंड 5:6। ठीक है जी। अब ये 3:4 इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में ये जो 3:4 है ये ए के लिए दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल रिस्पेक्टिवली, मींस ये जो 3:4 है ये ए के लिए है, और 5:6 ये बी के लिए है। अब अब ये 3:4 इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये देखिए लिखा हुआ है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, मतलब कि ये जो 3 है ये लास्ट ईयर के लिए है, और ये जो 4 है ये प्रेजेंट ईयर के लिए है। तो इसका मतलब कि अगर लास्ट ईयर ए की इनकम 3 यूनिट थी अगर लास्ट ईयर, तो इस ईयर
जो ए की इनकम हो जाएगी वो 4 यूनिट हो जाएगी। ये इस 3:4 का मतलब है। लास्ट ईयर अगर ए की इनकम 3 यूनिट थी तो इस साल कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट। ठीक है जी। तो अगर लास्ट ईयर ए की इनकम 1 यूनिट थी तो इस साल कितनी हो जाएगी? 4/3 यूनिट। इट विल बी 4/3। पर तो मतलब अगर लास्ट ईयर ए की इनकम 1 यूनिट थी तो इस साल हो जाएगी 4/3 यूनिट। पर एक्चुअल में लास्ट ईयर ए की इनकम थी 4 यूनिट। ठीक है जी। तो इसका मतलब इस साल प्रेजेंट ईयर, तो प्रेजेंट ईयर में ए की इनकम हो जाएगी 4 × 4/3। ठीक है जी। क्योंकि लास्ट ईयर अगर 1 यूनिट थी तो इस साल प्रेजेंट ईयर में 4/3 यूनिट। और एक्चुअल में इन एक्चुअल वो 4 यूनिट है तो इस साल हो जाएगी 4 × 4/3। इसी तरह ये जो 5:6 है ये बी के लिए दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर लास्ट ईयर बी की इनकम 5 यूनिट थी तो इस साल वो 6 यूनिट है। मतलब इधर हम प्रेजेंट ईयर लिख रहे हैं, इधर हमारा प्रेजेंट ईयर है। ठीक है जी। तो मतलब कि अगर लास्ट ईयर 1 यूनिट है तो इस साल कितना हो जाएगा? 6/5 यूनिट। और एक्चुअल में इस लास्ट ईयर कितना था? 3 यूनिट। तो अगर लास्ट ईयर 3 यूनिट था तो इस साल बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 3 × 6/5। ठीक है। तो बस इसको समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है जी। तो इसका मतलब इस साल जो ए और बी की रेशो, इनकम का रेशो है वो 16/3 रेशो 18/5 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको हम 15 जो कि 3 और 5 का एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 3 इसको कैंसिल करेगा तो 5। तो 16 × 5 ये 80 हो जाएगा। और 5 भी इस 15 को कैंसिल करेगा तो 3 देगा। तो 18 × 3 54 हो जाएगा। तो 80:54 ये कुछ और नहीं है, 40:27 है। तो ये जो 40:27 है ये ए और बी की इस साल की प्रेजेंट ईयर की जो इनकम है उसका अनुपात है, उसका रेशो है। और दे रखा है कि इस साल जो उनकी टोटल इनकम है वो 8.04 लाख है। ठीक है। तो प्रेजेंट ईयर के लिए 40 + 27 यूनिट। ठीक है जी। प्रेजेंट ईयर तो यहां मैं पी लिख देता हूं। ठीक। तो यूपी मतलब कि प्रेजेंट ईयर का जो यूनिट है, मतलब कि जो टोटल यूनिट्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट ईयर के, उनकी वैल्यू कितनी है? 8.04 लाख। ठीक। तो एक यूनिट जो प्रेजेंट का एक यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8.40 लाख डिवाइड बाय 67। ठीक है जी। ये 67 यहां से आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा ये 804, और फिर ये 2 0 और एक और 0। और ये आ जाएगा और डिवाइड बाय 67। और 67 804 का कैंसिल करेगा, देखिए 12 आ जाएगा और ये 1000 आ जाएंगे। ठीक है जी। तो मतलब कि जो प्रेजेंट ईयर का एक यूनिट है, प्रेजेंट ईयर का, ये 12,000 रुपीज के इक्विवेलेंट है। ठीक। तो एक बार तो इस साल का जो 1 यूनिट का वैल्यू है वो है 12,000, इस साल का प्रेजेंट ईयर का। पर हमने यहां पे निकालना है प्रीवियस ईयर का। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें कि इनकम ऑफ द बी लास्ट ईयर। तो हमने इस साल का जो हमारा एक यूनिट है प्रेजेंट ईयर का जो एक यूनिट है इसको हमने वापस लास्ट ईयर में लेके जाना है। तो उसके लिए फिर से हम यही यूज करेंगे, बट डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो जाएगी। पहले हमने लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में आए थे, लास्ट ईयर से प्रेजेंट में। अब हम प्रेजेंट से लास्ट में जाएंगे। ठीक है जी। तो प्रेजेंट में जो 6 यूनिट है वो लास्ट ईयर के कितने यूनिट के इक्वलेंट है? 5 यूनिट के। ठीक है जी। ये प्रेजेंट का है, ये लास्ट ईयर का है। तो प्रेजेंट का जो एक यूनिट है वो लास्ट ईयर के 5/6 यूनिट के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी। और
तो इस साल का जो एक यूनिट है प्रेजेंट, एक 1 यूपी आप देख पा रहे हैं, तो एक साल का जो इस साल का प्रेजेंट ईयर का जो 1 यूनिट है वो 12,000 के इक्वलेंट है। तो मतलब कि इस साल जो बी की इनकम है वो 27 यूनिट है। 27 यूनिट इस साल की आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो वो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 27 इंटू 12,000, 12K। ठीक है। पर हमने यहाँ पे निकालनी है बी की इनकम लास्ट ईयर की। ठीक, लास्ट ईयर के लिए। तो लास्ट ईयर के लिए मतलब कि प्रेजेंट ईयर की इनकम से लास्ट ईयर की इनकम में जाने के लिए हम फिर से यही वाली रेशो जो 5:6 दे रखी थी वही यूज करेंगे, पर रिवर्स डायरेक्शन में यूज करेंगे। कहने का मतलब कि पहले हमने लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में आए थे, अब हम प्रेजेंट ईयर से लास्ट ईयर में जाएंगे। तो पहले हमारा जो लास्ट ईयर का एक यूनिट था वो प्रेजेंट ईयर के 6/5 यूनिट के इक्वलेंट था। तो इसका मतलब कि प्रेजेंट ईयर का एक यूनिट वो लास्ट ईयर के 5/6 यूनिट के इक्वलेंट होगा। ठीक है। तो एक्चुअल में ये वाली इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, ठीक। वन, ये वाली और ये वाली सेम ही है, कुछ नहीं, ये 6/5 को हमने इधर शिफ्ट किया है। ठीक। पर एक्चुअल में इस साल हमारे पास टोटल यूनिट है कितने बी की सैलरी के? वो 27 यूनिट है। तो मुझे यहाँ पे 27 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 27 इंटू 5/6। ठीक है जी। और पर एक यूनिट जो प्रेजेंट का एक यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है? ये 12K, 12,000 है। ठीक। तो हमने बस इसको अब सिंप्लीफाई ही करना है। ठीक। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये ये आ जाएगा 3, 2 और 3, 9 आ जाएगा। और ये 12 के, ये 6K बन जाएगा। और 45 इंटू 6K, तो ये 45 इंटू 6K, 6,000। ये कुछ और नहीं, 2.7 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पिछले साल जो बी की सैलरी थी वो 2.7 लाख थी। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में हमारे पास परवेज, सनी और आशु, इनकी जो एक्सपेंडिचर है उनकी रेशो दे रखी है 16:12:9, और उनकी जो सेविंग है उनका परसेंटेज दे रखा है 20, 25 और 40%। ठीक है। और यहाँ पे हम ये वाला बेसिक यूज करेंगे कि अगर ये जो 20% है ये परवेज की सेविंग है, ये जो 20% है ये परवेज की सेविंग है, तो ये जो 16 है, ये जो एक्सपेंडिचर है, ये परवेज की इनकम का 80% होगा। सो फॉर परवेज इफ सेविंग इज 20% ऑफ हिज इनकम, फॉर परवेज if his saving is 20% of his income, then for Parvez expenditure must be 80% of his income। तो हम ये वाला फैक्ट यूज करेंगे। तो मतलब कि परवेज के लिए ये जो 16 है, ये जो 16 एक्सपेंडिचर है, ये उसकी 80% ऑफ इनकम ऑफ परवेज होगा। ठीक है जी। पर 80% क्या होता है? ये होता है 4/5। तो ये 4/5 ऑफ इनकम ऑफ परवेज जो कि 16 है। इसी तरह तो हमारा जो इनकम ऑफ परवेज आ जाएगा वो 16 इंटू 5/4 आ जाएगा। इस टर्म को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 5 आ जाएगा, 4 आएगा यहाँ पे। 4 इंटू 5, 20। मतलब कि परवेज की जो इनकम है वो 20 पार्ट्स में होगी। परवेज की जो इनकम है वो 20 पार्ट्स में होगी। इसी तरह जो सनी है उसके लिए 25% सेविंग है, जो उसके 20 इनकम का 25% है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी, 12, ये जो सनी है उसकी इनकम का 75% होगी, 75% ऑफ इनकम ऑफ सनी। तो ये 75% 3/4 होता है।
तो मतलब कि ये जो 12 है, जो एक्सपेंडिचर है सनी का, ये सनी की इनकम का 3/4 पार्ट है। तो सनी की इनकम कितनी होगी? वो होगी 12 × 4/3, तो वो होगी 16 यूनिट। तो यहां पे हम 16 यूनिट लिख लेंगे। इसी तरह आशु के लिए ये जो 9 होगा, ये उसकी 60% ऑफ इनकम ऑफ आशु होगा। तो ये 60% कुछ और नहीं है, 3/5 होता है। तो 3/5 ऑफ ए, ये आशु का एक्सपेंडिचर है। मतलब कि आशु का जो एक्सपेंडिचर 9 यूनिट का है, वो 3/5 ऑफ आशु की जो इनकम है। ठीक है। तो मतलब कि जो आशु की इनकम होगी, वो हमारे पास 9 × 5/3, तो वो आ जाएगी 15। ठीक है जी। तो यहां पे ये हमारे पास 15 यूनिट आ जाएगा। तो अब सम ऑफ द इनकम, अगर ये दे रखा है वो 1530 है, तो मतलब कि ये जो 20 + 16 + 15, ठीक, इनका जो सम है, ये सारे यूनिट्स का जो सम है वो 1530 दे रखा है। तो मतलब, तो 20 + 16 + 15, ये सबका जो सम है इनके यूनिट्स का, ये हमें 1530 दे रखा है। इसका मतलब कि ये जो 51 यूनिट है, ये किसके इक्विवेलेंट है? 1530 के। तो इसका मतलब जो 1 यूनिट है, वो ₹30 के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी। और यहां पे ना हमने इस क्वेश्चन में सनी की सैलरी फाइंड आउट करनी थी, सनी की सैलरी। तो सनी की सैलरी कितनी है? 16 यूनिट। सनी की सैलरी 16 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू ₹30 है। ठीक है। तो सनी की सैलरी 16 यूनिट, ठीक। तो एक यूनिट हमारा ₹30 का है, तो आंसर आ जाएगा ₹480। ठीक है जी। तो इसको, ये क्वेश्चन भी लगभग उसी टाइप का ही है। तो यहाँ पे ABC वो अपना 80%, 85% और 75% जो उनकी इनकम का है, वो उनका एक्सपेंडिचर है। मतलब कि ये जो ABC, इनकी जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास 80% है, 85% है, ठीक है, और 75%। और उनकी जो सेविंग्स हैं वो किस रेशो में है? 8:9:20। तो हमने अब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ ए एंड सी। सॉरी, ये दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन इनकम्स ऑफ ए एंड सी 18,000 है। तो बी की इनकम फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब ये जो 8 है, जो ए की सेविंग है, ये कुछ और नहीं होगा, ये ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है उसका 20% होगा, 20% ऑफ इनकम ऑफ ए। ठीक। तो अब 20% होता है 1/5, तो 1/5 ऑफ इनकम ऑफ ए, तो ये 8 है। तो यहां से इनकम ऑफ ए कितनी आ जाएगी? 40 यूनिट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूँ 40 यूनिट इनकम के लिए, ए के लिए। इसी तरह ये जो 9 है, ये 9 कुछ और नहीं है, 15% होगा, 15% ऑफ इनकम ऑफ बी। और 15%, ठीक है जी, इसको हम सीधा ही लिख लेते हैं, 15/100 ऑफ इनकम ऑफ बी। तो इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें, तो ये 900/15 आ जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा। तो मतलब कि इनकम ऑफ बी 60 यूनिट होगी। इसी तरह आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20, ये आएगा 25% ऑफ इनकम ऑफ सी। तो अब ये है 1/4 ऑफ इनकम ऑफ सी। तो मीन्स इनकम ऑफ सी कितना आ जाएगा? 80। ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे 80। तो ये इनकम की रेशो आ गई। अब हमें दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ ए एंड सी, मतलब कि ए और सी, इनका जो डिफरेंस है, तो 80 यूनिट माइनस 40 यूनिट। ठीक। तो ये हमें 18,000 दे रखा है। तो मतलब कि 40 यूनिट का जो डिफरेंस है वो 18,000 है। तो मतलब कि एक यूनिट वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो इक्विवेलेंट होगा
₹4,500 के। तो अब जो बी की सैलरी है, बी की इनकम है, वो 60 यूनिट है। ठीक है जी। तो बी की जो इनकम है वो 60 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू ₹4,500 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि आंसर आ जाएगा ₹27,000। ठीक है जी। तो मतलब बी की जो इनकम है वो है ₹27,000। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग और टिपिकल क्वेश्चंस के साथ। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।